बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेकिंग पर मेरी नजर लगातार बनी हुई है और खास नजर के लिए हम न्यूज रूम भी आपको लिए चलेंगे। सबसे पहले पुनीत से ही सिलसिला शुरू करेंगे। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया ललित आपका। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पर आतंकी साए की। जी हाँ, बुरहानपुर से खबर है। यहाँ पर खालिस्तानी आतंकियों का मददगार गिरफ्तार किया गया और इस पूरी खबर के बारे में जानकारी दी है प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने बताया है कि ये लंबे समय से फरार चल रहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि पूछताछ करने के लिए बाहर से भी मध्य प्रदेश पुलिस आ सकती है। खालिस्तानियों के लिए हथियार की सप्लाई इसके द्वारा हुई थी। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि विदिशा के सिरोंज जिले में भी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। दोनों ईरान के अल गुर्ज के बताए जा रहे हैं। दोनों के पास से अमेरिकन और ईरानी मुद्रा मिली है। इधर खरगोन हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था। हत्या, अपहरण जैसे 22 आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी समीर मीर ग्रुप का सक्रिय सदस्य है। जो सिकलीगर थे वो फरार थे। उसमें से एक जो था निहंग उर्फ नरेंद्र सिकलीगर, इसको उसके 7 से 10 दिन बाद ही हमने गिरफ्तार कर लिया था। और जो उसका मेन सरगना था आसन सिंह सिकलीगर, इसको 31 जुलाई को आज जो है वो हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और अभी उसकी पीआर ली हुई है। आज वापस पीआर बढ़ाने के लिए भी हम लोग आवेदन देकर पीआर लेके और पूछताछ करेंगे। ये खालिस्तानी मूवमेंट जो है वहाँ पर ये कट्टे सप्लाई करता था, तो उसी तारतम्य में इसका इनपुट भी हमें मिला था और उसी के बेसिस पे हमने ट्रैप बना रखकर और 21 कट्टे बरामद किए। समीर उर्फ झंडा, उसको अरेस्ट किया गया है। इसके लिए जिला दंडाधिकारी महोदय ने एक एनएसए वारंट जारी किया हुआ था। उसमें टीम को इनपुट मिला था कि ये खरगोन में आने वाला है। इनपुट के आधार पर लेट नाइट इसको कस्टडी में लिया है। एनएसए वारंट में इसकी अरेस्ट हुई है और इसके बाद इसको जेल में दाखिल किया जा रहा है। कितना अपराध सर इस पर दर्ज है दंगे के? ये एक सक्रिय अपराधी है। थाना कोतवाली की गुंडा लिस्ट में ये सूचीबद्ध है। 2017 से लेके अभी तक इसके अगेंस्ट में 22 केस रजिस्टर्ड हैं। अप्रैल 2022 में जो हिंसा की घटनाएं हुई थी उनमें 3 मामलों में ये लगातार फरार था। इसी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। बुरहानपुर में पुलिस ने हमारी ने एक लंबे समय से फरार जो था आसन सिंह सिकलीकर, जिस पर उस दौर में खालिस्तानियों को हथियार देने का जो आरोप था, उसे गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता है वो पुलिस की। बाहर खरगोन दंगों का मास्टरमाइंड कहते थे उसके, और आप ही बता रहे हैं हमें तो क्योंकि कांग्रेस की पार्षद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इससे कांग्रेस का चरित्र भी आपको समझ में आ रहा है, कैसे लोगों को कांग्रेस पालती पोसती है। खरगोन जैसी घटनाएं जहां हो जाती हैं, हम पर जो उंगली उठाते थे वो जरा अंतर्मुखी होकर सोचें इस घटना और इन कार्यकर्ताओं। तो 3 अलग अलग मामलों का खुलासा हुआ है। गृह मंत्री ने जैसा कि बताया भी कि बुरहानपुर से जो एक शख्स जो मददगार पकड़ा गया है वो सिकलीगर का काम करता है, यानी कि हथियार बनाने का काम करता है और वो सप्लाई करता था और इसमें खालिस्तानी ग्रुप को वो ये हथियार सप्लाई कर रहा था। इसके अलावा आपको बताएं कि विदिशा के सिरोंज से भी 2 लोग जो पकड़े गए हैं वो ईरान के किसी नेटवर्क के बताए जा रहे हैं और इनके पास से अमेरिकन और ईरानी करेंसी मिली है। इसके साथ ही खरगोन की बात करें तो खरगोन हिंसा में जो मास्टरमाइंड है उसको भी पकड़ा गया है। तो इसी मामले पर जानकारी के लिए सीधे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले खरगोन की बात कर लेते हैं, क्योंकि खरगोन हिंसा में काफ़ी दिनों तक हंगामा चलता रहा और उसके बाद पुलिस ने अब कार्रवाई की है। क्या जानकारी इस शख्स के बारे में आशुतोष से जानते हैं। आशुतोष, पुनीत, मैं आपको बताना चाहूंगा खरगोन में जिस प्रकार से रामनवमी का जुलूस निकला था, उस दौरान पथराव आगजनी हिंसा की घटना हुई थी और करीब 24 दिनों तक कर्फ्यू लगा था, दंगा भड़का था और उस दौरान जो ये आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस के द्वारा लगातार तीसरे दिन बड़ी कार्रवाई की गई। एक समीर झंडा है, आज उसको बीती रात 2 बजे नवग्रह तिराहे पे गिरफ्तार किया है और इसके पहले जो समी उल्ला है और वसी उल्ला, ये वली उल्ला, दोनों लोगों को इसके पहले रविवार को गिरफ्तार किया गया। तो इस प्रकार
तीन जो आरोपी है प्रमुख जो दंगे में सम्मिलित थे, जिनने आगजनी पथराव और हिंसा, साथ में इनको पुलिस मास्टरमाइंड भी मान रही है कि जो दंगे के मुख्य आरोपी इनके तीनों की गिरफ्तारी हुई है। आज मास्टरमाइंड किस तरीके से क्या प्लानिंग की थी, क्या कुछ पुलिस ने बताया कि इनकी कैसे प्लानिंग हुई थी कि कैसे ये दंगा भड़काने वाले हैं, इसके बारे में पुलिस को जानकारी दे रही है क्या? एसपी धर्मवीर सिंह से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जब ये दंगा जिस प्रकार से रामनवमी का जुलूस निकल रहा था उस दौरान पथराव की जब घटना हुई थी, तो ये जो प्रमुख आरोपी थे इन लोगों ने दंगा भड़काने का काम किया था। इनका एक गैंग चलता था, उस गैंग का पूरा गैंग था जो अपराध में शामिल था। आज मैं पुनित में आपको बताना चाहूँगा जो समीर झंडा को पकड़ा है। समीर झंडा 24 वर्षीय समीर झंडा है जो जिस पर अभी तक 22 अपराध दर्ज है, मतलब दंगे के अलावा भी उसके ऊपर हत्या का प्रयास, अपराध, अपहरण, इस प्रकार के विभिन्न थानों में प्रकरण दर्ज है। तो कुल मिलाकर जो लगातार 3 दिनों में पुलिस को बड़ी कार्रवाई मिली है। 3 आरोपी पकड़े गए हैं और जो तीनों आरोपी 10 अप्रैल से लगातार फरार थे। रामनवमी के जुलूस के दौरान जो दंगा भड़का था, इनकी प्रमुख भूमिका थी। पुनित, ठीक है, बुरहानपुर का रुख कर लेते हैं। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाला, कट्टे सप्लाई करने वाला यहां से गिरफ्तार किया गया है। क्या जानकारी शारिक इसके बारे में? देखिए पुलिस जी, ये जो कहानी शुरू हुई है जनवरी से शुरू हुई है, जब पुलिस ने 2 आदिवासियों को जो सिकलीगर समाज यहाँ पे बुरहानपुर जिले में पचोरी गांव है जो अवैध देसी कट्टे निर्माण करता है, उनकी सप्लाई करने में 2 आदिवासी मिले थे, जिन्होंने जब पुलिस ने उनसे पूछा था कि ये कहाँ से लाए, तो उन्होंने कहा कि हमको चंद रुपए की वजह से इसको सप्लाई करने का काम दिया गया था। जिसमें जो मुख्य आरोपी था, एक तो निहम उर्फ नरेंद्र और आसन सिंह, जो कि खरगोन जिले के भगवानपुरा के रहने वाले थे। उन दोनों आरोपी को भी आरोपी बना गया। एक निहम सिंह पहले गिरफ्तार हो चुका था। एसपी राहुल कुमार से हमारी बात हुई, जैसी सेंट्रल एजेंसी ने इन लोगों के नाम दिए, उन्होंने कहा कि इनके इनपुट खालिस्तान के जो लोगों को हथियार सप्लाई करने का मिल रहे हैं, तो पुलिस हरकत में आई और उसे तत्काल भगवानपुरा, जो खरगोन जिले में ये सिकलीगरों का गांव है, वहां से गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड दी है। हम आपको बताते हैं, राहुल कुमार ने न्यूज़ 18 को यह स्पष्ट कहा है कि हमने पूछताछ में ये साफ हो गया है कि ये जो आसन सिंह है, ये यहाँ के जो देसी कट्टे हैं खालिस्तान को सप्लाई करता था, और अभी और कोर्ट से उन्होंने रिमांड मांगी है ताकि इसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए और फिर पुलिस इस जांच में लगेगी आखिर कब से खालिस्तानी लोगों को यहाँ से हथियार देने की चल रही है और इसमें कौन कौन शामिल है। एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है और ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल, पुलिस की बड़ी सफलता है, लेकिन कुल मिलाकर सिकलीगरों पर जो बार बार बातें सामने आती हैं कि नेटवर्क घूम फिर के एक ही जगह पर आकर टिक जाता है, चाहे फिर वो गैंग का कोई सदस्य हो जिसको हथियार सप्लाई करना हो, चाहे खालिस्तानी आतंकी हों उनको हथियार सप्लाई करना हो, कुल मिलाकर आती बात सिकलीगरों पर। इसलिए नेटवर्क पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए कुछ और खबरों के लिए ललित के पास चलते जी। और बिल्कुल सही बात, सिकलीगर के बारे में जिस तरह से पुनीत जानकारी दे रहे हैं, सबसे खास बात कि ये जिस तरीके से काम करते हैं, इसे नेटवर्क मत कहिए आप, ये दरअसल एक कुनबे में काम करते हैं। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है। शिक्षकों के लिए स्थायी तबादला नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। पहली बार सरकारी स्कूल टीचर्स के लिए स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जा रही है। मंत्री इंदर सिंह परमार इस पॉलिसी के बिंदुओं का परीक्षण कर लें, फिर इसे लागू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक टीचर्स के अलावा अन्य कर्मचारियों के ट्रांसफर में ये पॉलिसी लागू होगी। इसके मुताबिक टीचर और अन्य संवर्ग के ट्रांसफर हर साल 15 मई तक किए जाएंगे। स्वैच्छिक ट्रांसफर्स के लिए टीचर्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ट्राइबल एरिया में प्रशासकीय आधार पर पदस्थ टीचर्स को प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत दूसरे जिले या संभाग के टीचर को प्रमोशन के पद पर पदस्थ नहीं किया जा सकेगा। पहले प्राथमिकता के आधार पर प्रशासनिक और फिर स्वैच्छिक ट्रांसफर होंगे। पॉलिसी के मुताबिक दूसरे विभागों में टीचर को प्रतिनियुक्ति पर विशेष परिस्थिति में ही भेजा जाएगा। टीचर और प्रिंसिपल को जनप्रतिनिधियों की निजी स्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नए टीचर को ग्रामीण इलाके में स्कूलों में 3 साल की अवधि पूरी करनी होगी। इन टीचर्स को पूरी सर्विस में 10 साल ग्रामीण इलाकों में रहना है।
उन्हें इसका वचन पत्र देना होगा। हालांकि विशेष स्कूलों के लिए चयन परीक्षा से चयनित शिक्षकों को इसमें राहत दी जाएगी। एक नवीन स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति जारी किए जाने का भी तय किया है और उसमें प्रमुख रूप से ये 23-24 की प्रभावी नीति होगी। सभी संवर्ग के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के मध्य पूरी की जाएगी। इस पर सैद्धांतिक सहमति हुई है। एक अच्छी योजना कृषकों को देसी गाय के पालन पर अनुदान एवं मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन के लिए की गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री सिंधे साहब, आपके प्लेन की लैंडिंग इस नई सरकार में कैसी हुई है? देखिए, सफ़र सुरक्षित रहे, अमन चैन का रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और मेरे लिए तो एक मैं अगर कहूँ आपको कि एक भावनात्मक क्षण भी था, क्योंकि इस मंत्रालय का प्रभार मेरे पूज्य पिताजी ने भी संभाली थी। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा और गृह मंत्री के द्वारा मुझे दी गई है और उसे पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण भावना, कर्तव्य के भावना के साथ निभाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 1 वर्ष से। और कई नए आयाम भी हम छू पाए इस क्षेत्र में और एक बहुत कठिन परिस्थितियों से निकलकर वापस नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश ये क्षेत्र कर रहा है। शायद ये अतिशयोक्ति ना होगी अगर मैं कहूँ कि पूरे विश्व में अगर कोई सेक्टर सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है तो शायद नागर विमानन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, क्योंकि सारे प्लेन करीब 1.5 साल टारमैक पे ही खड़े हुए थे और दोबारा यह सेक्टर पूरे विश्व में एक नई तेज़ी के साथ उभर रहा है और एक नई फुर्ती भी आ रही है, जिसे देखकर एक बहुत बड़े आशा के किरण भी बढ़ रहे हैं। और एक खुशखबरी भी है कि 20 साल बाद भारत में, जहां साधारण तौर पर सूचना थी कि ये एयरलाइन बंद हो रहा है और वो एयरलाइन बंद हो रहा है, इस वर्ष भगवान की कृपा से 2 नए एयरलाइंस की जन्म होगी। एक नया एयरलाइन और एक जिसका रीबर्थ अगर हम कहें तो एक रीबर्थ भी हो रहा है, तो एक शुभ संकेत है इस सेक्टर के लिए। पर पहले जो मंत्री के हाथ में एयर इंडिया होता था वो अब आपके पास नहीं है। देखिए, मैं नहीं मानता कि किसी मंत्रालय या किसी मंत्री की कार्यशैली और कार्य क्षेत्र में केवल पीएसयू तक सीमित है। ये एक पुरानी सोच होती थी कि आपके पास कितने हाई प्रोफाइल पीएसयू हैं आपके प्रभार में, और हम अपने आप को बहुत बड़े समझते थे। अगर 10 पीएसयू हैं और मार्केट कैप उनका 3 लाख करोड़ का है, 4 लाख करोड़ का है। मैं मानता हूं कि जो भी प्रभार या जो भी मंत्रालय आपको दिया गया है, उस मंत्रालय को एक नई ऊंचाई, एक नई फुर्ती, एक नई गति प्रदान करने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। ये नहीं कि उस सीपीएससी या पीएसयू आप कह रहे हैं, उसकी गतिविधियों में, उसकी वर्किंग में हर बार टांग अड़ाना, उंगली लगाना। तो अगर ये मंत्री का कार्य प्रभार है तो फिर उस पीएसयू में सीएमडी रखने की क्या जरूरत है? मंत्री को ही सीएमडी बना दो ना। तो मैंने सदैव इन बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस फंक्शनिंग पीएसयू को कि उस सीएमडी और उस कंपनी के बोर्ड को छोड़ना चाहिए, एक विजन मंत्री को देना चाहिए और उस विजन के आधार पर वो कंपनी कार्य कर रही है कि नहीं उसका सर्वेक्षण जरूर करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि नागर विमानन क्षेत्र में
हाई प्रोफाइल क्षेत्र तो है, लेकिन सबकी निगरानी जैसी आपकी निगरानी किशोर जी एयर इंडिया पे ही रहती है। पर ये क्षेत्र एक विस्तृत क्षेत्र है, और मैं तो ये कहूंगा कि केवल एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स तक नहीं, क्योंकि हम लोगों की जो चर्चा होती है वो केवल एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स की होती है। नागर विमानन क्षेत्र का एक संपूर्ण इकोसिस्टम है विश्व भर में, और आज तक भारत में वो इकोसिस्टम स्थापित नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं था। आज भारत में करीब करीब 700 एयरप्लेन्स हैं, हमारे पास 141 एयरपोर्ट्स हैं। तो आज समय आ चुका है उस इकोसिस्टम को स्थापित करने में। और एक उदाहरण आपको मैं दूं, जैसे कि ऑटो सेक्टर में एक ओईएम होता है, चाहे वो मारुति हो या होंडा हो या फोर्ड हो या फलाना हो या ढिमका हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक पूरी इकोसिस्टम होती है एंसिलरीज की, और उस इकोसिस्टम के बिना वो ओईएम कुछ नहीं है। और वैसे ही सिविल एविएशन सेक्टर में भी एक इकोसिस्टम है, चाहे आप कार्गो की बात करो, चाहे आप फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, चाहे आप ग्राउंड हैंडलिंग की बात करो, चाहे आप कृषि उड़ान की बात करो, चाहे अब आप ड्रोन्स की बात करो। अनेक पूरे इकोसिस्टम को स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण। एमआरओ की आप बात करो, आज हमारे सारे पुर्जे और सारे सर्विसिंग ज़्यादा करके 85% विदेश में होती है। इतने अब एयरक्राफ्ट भारत में आ गए हैं कि वो एमआरओ अब भारत में स्थापित होना चाहिए। और मुझे खुशी है आपको कहते हुए और आपके द्वारा दर्शकों को कहते हुए कि इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जगत का सबसे बड़ा एमआरओ साफरान का $150 मिलियन का निवेश भारत में किया जा रहा है, और करीब 1000 इंजन्स की सर्विसिंग आने वाले 2-3 सालों में, मतलब केवल भारत के प्लेन्स के नहीं, विदेश के प्लेन्स की भी सर्विसिंग अब भारत में होगी। ये परिवर्तन भारत के नागर विमानन क्षेत्र में आने की शुरुआत होगी। हाल के दिनों में जो न्यूज़ रही, आपको भी चिंता में डाला होगा, फिर रिपोर्ट भी आई टेक्निकल स्नैक्स को लेकर। बहुत ज़्यादा विमानों का हमने देखा कि ये प्लेन यहाँ ख़राब हो गया, ये प्लेन वहाँ ख़राब हो गया, वहाँ लैंड जा रहा था वहाँ लैंड करवानी पड़ गया। तो ये कॉन्फिडेंस को हिलाता नहीं है सेक्टर में? देखिए, पहले तो मैं आपको कहूँ कि हम लोगों का सेक्टर एक कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर है, और इसका मतलब है कि छोटे से छोटे इंसिडेंट से कोई भी अकरेंस, मैं टेक्निकल लैंग्वेज में उत्तर दूंगा, हर एक अकरेंस की रिपोर्टिंग होती है। हम ये भी याद रखें कि पिछले 1.5-2 वर्षों से ये क्षेत्र पूरी तरह से एक तरीके से बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि सारे प्लेन्स टारमैक पे खड़े थे कोविड की वजह से। तो हमारे सिविल एविएशन सेक्टर में इतनी फ्लाइंग भी नहीं हो रही थी। ये सेक्टर हमारे देश में एक थ्राइविंग प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री बन चुकी है। और जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज अब इस सेक्टर में नहीं है, और उस थ्राइविंग प्राइवेट सेक्टर में जिम्मेदारी ऑनगोइंग ऑपरेशंस की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी की होती है। लेकिन सरकार का एक रेगुलेटर है डीजीसीए के रूप में, और उस रेगुलेटर की एक एसओपी है, एक एएसपी हम उसे कहते हैं, एक एनुअल सर्वेलेंस प्लान। और उस एनुअल सर्वेलेंस प्लान से हर वर्ष हम लोगों के रेगुलेटरी ऑडिट्स होते हैं, हमारे स्पॉट्स चेक्स होते हैं, हमारे टेक्निकल चेक्स होते हैं, हमारे ड्रोन स्कूल्स के चेक होते हैं, हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के चेक होते हैं। और इस साल जब से हमने प्रभार संभाला है, मैंने साथ में बैठकर जो एनुअल सर्वेलेंस प्लान डीजीसीए का है, हर वर्ष औसत करीब 2280, कोविड के ज़माने में केवल 1000, ऐसे करके पूरे सर्वेलेंस प्लान का चेकिंग होता था, एयरवर्दीनेस, इंजीनियरिंग का, सभी का चेक मिलाकर। इस वर्ष 3709 चेक्स के एक सर्वेलेंस प्लान हम लोग ने बनाया है। और पिछले 5 महीनों में जो हम लोगों का टारगेट था, उस टारगेट का करीब 85% हम लोग चेक्स हम लोग कर पाए। जो वर्तमान में जो सूचनाएं आई थीं, उन सूचनाओं के आधार पे भी डीजीसीए ने रेगुलेटर होने के नाते अपने सिस्टम्स प्रोसेसेस के आधार पर पूरी तरह से
एक चेकिंग, एक सर्वेलेंस की है, कई जगह एक्शन भी लिए हैं, और हमने एक पूरी मेन्यू भी बनाई थी जहां इंजीनियरिंग क्वालिटी की चेक की जाती है एक एनुअल बेसिस पे, उसी को पूर्ति हमने दी है। उसी के साथ स्पॉट चेक्स भी किए हैं, ऑडिट्स भी किए हैं, कैमो जो हम लोगों का एयर वर्दीनेस मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी चेक्स किए हैं, और उसके आधार पर जो हम लोगों का नॉर्मल रेगुलेटर की सिस्टम होती है उसके आधार पे ही इस पूरे सेक्टर के लिए हम लोग सेफ्टी के चेक्स करते हैं। सेफ्टी हमारे सेक्टर के लिए पैरामाउंट है, हमारे लिए पैरामाउंट है, मंत्रालय होने के नाते रेगुलेटर के लिए पैरामाउंट है, और मैं मानता हूं कि एयरलाइंस के लिए भी पैरामाउंट है, और उसी भावना के साथ कार्य प्रगति पर आज भी है। एक बात जो जिससे लोग परेशान होते हैं वो एयरलाइन टिकट्स के रेट्स जो हैं उनको लेकर है। ये कहा गया था कि भाई हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ में जाएगा, अब वो हवाई जहाज़ में जो जा रहा है वो हवाई चप्पल में आ जा रहा है, ऐसे टिकट हो गई। देखिए, दो चीज़ें इसमें मैं उत्तर में आपको समझाना चाहता हूं। पहले तो मैं आपके साथ पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं, और इसलिए मैं आपको बताऊं, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े, ये उड़े देश की आम नागरिक योजना के तहत प्रधानमंत्री की विचारधारा और संकल्प थी। और आपके समक्ष मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, उड़ान सबसे सफल योजना भारत में हुई है जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर हम लोग किफ़ायती टिकट्स पूरे देश में हम लोग बेच पाए। और ये आपको बताते हुए मुझे हर्ष भी है कि उड़ान योजना के तहत आज करीब 2 लाख फ्लाइट्स देश में उड़ पाई हैं, और उन 2 लाख फ्लाइट्स में करीब 1 करोड़ हमारे देश के नागरिक, जिसमें से कई लोग जिन्होंने कभी भी उड़ान में अपना पैर नहीं रखा था, हाथ नहीं रखा था, उन लोगों को नागर विमानन क्षेत्र के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सहूलियत मिल पाई। बात आपने की टिकट्स की, 2 बातें आपको इस विषय में समझाना चाहता हूं। पहली बात कि हम लोगों की जो नागर विमानन क्षेत्र है विश्व भर में ये एक सीजनल बिजनेस होती है। अगर आप देखेंगे अप्रैल मई से जून तक जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, हॉलिडे सीजन होता है, बड़ी तंगी होती है और डिमांड बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो डिमांड, जिस वातावरण में हम लोग अभी हैं, तो डिमांड पूरी तरह से स्लैक हो जाती है। और फिर जब हमारे पर्व आ जाते हैं, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस तक, वो फिर डिमांड बहुत बढ़ जाती है, और फिर जनवरी मध्य से अगेन अप्रैल तक डिमांड घट जाती है। तो जिस संदर्भ की आप बात कर रहे हैं उसका एक सीजनल इफेक्ट भी है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी इंडस्ट्री कॉस्ट स्ट्रक्चर के आधार पर चलती है। आपको आश्चर्य होगा ये जानते हुए कि एयर टर्बाइन फ्यूल जो ईंधन है सिविल एविएशन सेक्टर में, वो कॉस्ट स्ट्रक्चर का करीब 40% अंग होता है। एयर टर्बाइन फ्यूल जो 1.5 साल, पौने 2 साल पहले 53,000 रुपए प्रति किलोलीटर होता था, वो एयर टर्बाइन फ्यूल प्रति किलोलीटर 1,41,000 तक पहुंच चुका है। मतलब आप मानो कम से कम 3 गुना बढ़ोतरी हुई। और ये बढ़ोतरी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुई है। आप सब लोग भली भांति परिचित हैं, यूक्रेन का वॉर, यूक्रेन रशिया का ऑयल सप्लाई का प्रॉब्लम, जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ी, उसके तहत एयरलाइंस की कॉस्ट स्ट्रक्चर का भाग ये जो 40% होता था, अब ये 50% हो गया है। लेकिन मैं ये भी आपको बताऊं कि वो बर्डन एयरलाइन कंपनी सीधा उपभोक्ता पर पास ऑन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये हमारा सेक्टर बहुत ही प्राइस इलास्टिक है। उदाहरण के तौर पर अगर 10% दाम बढ़ाया तो 10% से ज्यादा डिमांड घट जाता है, तो जिसके आधार पर एयरलाइंस को इसे अपने आप बेयर करना पड़ता है। टिकट के दाम जरूर इसके वजह से भी थोड़े बढ़े हैं, पर जैसे आज हमने देखा है कि ATF की प्राइस भी करीब 15% करीब घटी है, करीब 1,21,000 तक। जैसे ऑयल की प्राइस और ATF की प्राइस भी घटेगी, सीजनैलिटी के वजह से भी दाम में भी कंट्रोल जरूर आएगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। अब राजनीति की बात कर लें थोड़ी। जरूर। वो जो
विमान आप छोड़ के आए हैं कांग्रेस का, वो लैंड क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या जनता क्लियरेंस नहीं दे रही है उसको? उसके पायलट में कमी है या उसके विमान के डिजाइन में प्रॉब्लम है? देखिए, मैं सदैव मानता हूं कि हम लोग राजनीति में भी हैं, पर राजनीति का एक स्तर होना चाहिए। जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, अलग तरीके से आपके सहभागियों ने कई बार मुझसे पूछा है। मैं मानता हूं कि जीवन में सदैव एक सकारात्मक सोच व्यक्ति को रखनी चाहिए, एक प्रगतिकारक सोच रखनी चाहिए। कांग्रेस अब मेरा अतीत है। मैं अपने वर्तमान और मेरे भविष्य के बारे में हर प्रश्न का जवाब आपको दूंगा। मेरे अतीत को हम रहने दें, मेरे वर्तमान या भविष्य के बारे में बात करें। वर्तमान में जो नंबर 1, नंबर 2, जो उनकी उपलब्धियां हैं या उनकी कठिनाइयां हैं, वो उनको देखना होगा। हमें अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपने विषय, अपने विचारधारा के बारे में हमको चिंता करना है कि किस तरीके से आपका विश्वास और दृढ़ तरीके से हम लोग जीत पाए। मैं नहीं मानता कि केवल दूसरों के घर के पर निगाह रखकर हम अपने केवल घर को ठीक कर पाए। तो हमें अपने घर को मजबूत करना है। उसी एक सकारात्मक दृष्टिकोण से मैंने अपना जीवन जिया है और वही से ही मैं आगे भी अपना जीवन जीना चाहता हूं। उसी सवाल पर, वर्तमान की आपने बात की, अपने घर की बात की, तो जो ग्वालियर में निकाय चुनाव में हार हुई, उस पर आप पर काफी उंगलियां उठी। मैं तो ये मानता हूं जिंदगी में कि हार और जीत दोनों जिंदगी के पहलू हैं, और जिस तरीके से हम जीत को भी अपनाते हैं, वैसे उस हार की जिम्मेदारी को भी हमें अपनाना चाहिए। मध्य प्रदेश में इस निकाय चुनाव में हमारी पार्टी के नतीजे बहुत ही बेहतर रहे। जिला पंचायत की हम बात करें, जनपद की हम बात करें, नगर पंचायत की हम बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, नगर निगम की भी बात करें, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे गए। लेकिन जरूर कुछ नगर निगमों में कठिनाई का सामना हमको करना पड़ा है। उसका विश्लेषण हमें करना होगा, उसे और मजबूती हमें प्रदान करनी होगी ताकि आगे का मार्ग हम लोग प्रशस्त कर पाएं। और इस पर जरूर हमें बैठकर मंथन चिंतन करके आगे इसकी जो भी कमियां रही हैं, उन कमियों को उजागर करके आगे का मार्ग प्रशस्त करना होगा। आप क्रिकेट में भी अच्छी खासी रुचि रखते हैं, लेकिन इस 2020 के ज़माने में ऐसा लगता है जैसे आप टेस्ट मैच वाला पेशेंस भी रखते हैं। क्या ये सही है? मतलब ऑपोजिशन को या जो अपने विरोधियों को फॉलो ऑन पे मजबूर कर देते हैं आप, जिस तरह से आपने किया। तो पॉलिटिक्स में टेस्ट क्रिकेट चल रहा है अभी? देखिए, मैं तो मानता हूं कि पॉलिटिक्स में क्यों, क्रिकेट के क्षेत्र में भी एक्चुअल हुनर निकलती है टेस्ट क्रिकेट में से। और स्टैमिना, पेशेंस, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ये डिटरमिन करता है आपकी टेस्ट क्रिकेट की एबिलिटी। और ये भी हम ना भूलें कि 50 ओवर्स मैच वनडे आया था पहले टेस्ट क्रिकेट से, T20 आया है वनडे मैच से। पर इसका मतलब नहीं कि टेस्ट क्रिकेट में हम अपना ध्यान आकर्षित न करें। आजकल का जमाना बन चुका है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। हर व्यक्ति चाहता है कि जल्द से जल्द सबसे ज्यादा रोमांचक न्यूज मिले। आपके टीआरपी आप बढ़ाते रहते हैं ऐसे प्रश्न पूछ के। तो आजकल का जमाना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का रहा है, पर इसका मतलब नहीं कि हम अपने मूल्य, सिद्धांत, लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट की कैपेबिलिटी हो, पॉलिटिकल इनिंग्स की कैपेबिलिटी हो, या एक न्यूज चैनल की डिपेंडेबिलिटी, विश्वास और ट्रस्ट की बात हो, वो आपके लिए मैं मानता हूं किशोर जी सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम नंबर 1 है अब मैं इसमें नहीं लगना चाहता, पर सेवा भाव के, और मैं ये आपको बताऊं कि एक विचारधारा है कि इस वातावरण में भी आपका लक्ष्य क्या है। मेरे लिए मेरा स्वतः का लक्ष्य जिंदगी में राजनीति नहीं है।